नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। मैं हूँ आरजे निकिता। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। घड़ी में 8 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ लेके हमारा प्रोग्राम बायोस्कोप, जो आपको ले चलती हूँ हमेशा एक फिल्मी सफर पर। तो चलिए अपने फिल्मी गाइड, अपने फिल्मी हमसफर के साथ फिल्मी सफर पर। वैसे श्रोता हो, बॉलीवुड ने बहुत सारे विषयों पर फिल्में बनाई हैं। कभी कॉमेडी फिल्में बनाई हैं, तो कभी इमोशनल फिल्में, कभी एक्शन फिल्में, तो कभी रोमांटिक फिल्में, तो कभी-कभी जानवरों के ऊपर भी फिल्में बनाई हैं। तो आज हम बात करेंगे नागिन की। वैसे नागिन इस विषय पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। नाग, नागमणि, नागिन, नगीना, निगाहें और न जाने कितनी फिल्में। पर आज हम बात करेंगे नागिन फिल्म की। वैसे इस नाम की 2 फिल्में बनी थी। एक तो 1954 की नागिन और एक तो 1976 की नागिन। तो आज हम सुनेंगे 1976 में बनी फिल्म नागिन। ये फिल्म बनी थी 19 जनवरी 1976 में। इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था राजकुमार कोहली ने। इसे लिखा था सिद्धार्थ आनंद ने। इस फिल्म का संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे हैं वर्मा मलिक ने। वैसे इस फिल्म में 6 गाने हैं, जिन्हें गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर ने। वैसे इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए हैं और ये फिल्म दूसरी भाषाओं में भी बनाई गई थी। इस फिल्म का भी रीमेक बनाया गया था 2002 में राजकुमार कोहली ने ही, और जिसका नाम था जानी दुश्मन। पर ये फिल्म चली नहीं थी। पर ये 1976 की फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई थी। इसका और एक कारण था जिसमें बहुत सारे अभिनेताओं ने काम किया है। इस फिल्म में अभिनय किया है रीना रॉय, जितेंद्र, सुनील दत्त, रेखा, कबीर बेदी, नीलम मेहरा, संजय खान, फिरोज खान, मुमताज, विनोद मेहरा, योगिता बाली, प्रेमनाथ, जगदीप, हिना कौसर और अन्य कलाकारों ने। तो कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग होते हैं और वो तपश्चर्या करते हैं और पूरे 100 साल के बाद वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और इसी पर आधारित है आज की ये फिल्म नागिन। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं: नागिन यानी रीना रॉय, नाग यानी जितेंद्र, विजय यानी सुनील दत्त, सुनीता यानी रेखा, राज यानी फिरोज खान, राजकुमारी यानी मुमताज, सूरज यानी संजय खान, राजेश यानी विनोद मेहरा, रीता यानी योगिता बाली, उदय यानी कबीर बेदी, शीला यानी नीलम मेहरा, मीना यानी हिना कौसर और अन्य कलाकार। ये कहानी शुरू होती है 6 दोस्तों से। विजय, राज, किरण, राजेश, सूरज, उदय, ये 6 दोस्त थे और एक बिजनेस पार्टनर भी थे। इनका दोस्त विजय कुछ रिसर्च कर रहा था, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है। उसे किताब लिखनी थी नागों के ऊपर, और तभी वो देख लेता है कि एक नाग इंसानी रूप धारण कर लेता है, और तभी
वो उसकी गाड़ी के नीचे आने वाला था। तभी विजय उसकी जान बचाता है और तभी वो नाग इंसानी रूप में चला आता है और विजय उसे देख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने मेरी जान बचाई। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है? लेकिन इतने बड़े सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे थे? ये आपके लिए जंगल होगा बाबूजी, लेकिन मेरे लिए माँ की गोद है और मेरा घर भी। घर? लेकिन यहाँ तुम जिंदा किस चीज पर रहते हो? सच बताऊं बाबूजी, प्यार पर। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? वो शिकार? नहीं तो मैं यहाँ किसी चीज की तलाश में आया हूँ। तलाश में? किस चीज की तलाश है आपको? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इच्छाधारी सांपों पर। इच्छाधारी सांपों पर? आप जानते हैं उनके बारे में? बस इतना ही जानता हूँ जो किताबों में लिखा है, आंखों से नहीं देखा। सुना है कि 100 साल के बाद सांप कोई भी इंसानी रूप धारण कर सकता है। जी हाँ, मगर करोड़ों में से एक सांप ऐसा होता है जो अपने जीवन के 100 बरस की तपस्या के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो कोई भी रूप धारण कर सके। उसे कहते हैं इच्छाधारी सांप। लेकिन उसे मिलना या देखना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। आपने मेरी जान बचाई है, इस एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। कल अमावस की रात है, उस रात को इच्छाधारी सांप अपनी नागिन से मिलने जरूर आता है। नाग अपने मस्तक से मणि निकालकर कहीं रख देता है। नागिन उसकी रोशनी में मस्त होकर नाचती है। तुम सच कहते हो? तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है? ठीक उसी तरह। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं। विजय नाग को देखकर हैरान होता है। यह विजय के दोस्त सूरज, उसकी बेटी अन्नू का जन्मदिन होता है, इसीलिए अन्नू से मिलने सभी लोग चले आते हैं। किरण, उदय, रीता, राजेश, राज, पर वहाँ विजय नहीं आता। सभी लोग अन्नू को जन्मदिन की बधाई देते हैं और अन्नू को तोहफा देते हैं। वैसे सूरज की पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और उदय की शादी हो चुकी थी, पर उदय अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए उदय अपनी पत्नी को छोड़कर ही अन्नू के जन्मदिन में चला आता है और तभी वहाँ उदय की पत्नी भी चली आती है। अन्नू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे थे सभी लोग और तभी वहाँ आ जाती है सुनीता, जो कि विजय की अच्छी दोस्त भी थी और विजय से शादी करने वाली थी। तभी सुनीता बताती है कि विजय का खत आया है। तो विजय के खत में विजय ने लिखा था कि उसने इच्छाधारी नाग को देखा है और इसीलिए सभी लोग उसके घर जल्दी से जल्दी चले आए। इसीलिए सभी लोग विजय के कहने पर उसके घर चले जाते हैं और सभी लोग विजय पर हंसते हैं। उसे कहते हैं कि उसने ऐसा क्या देख लिया कि सभी को बुला लिया और सभी लोग उसके पागलपन में शामिल हो गए। तभी विजय सबसे कहता है कि इच्छाधारी नाग होते हैं, उसने उनसे बात की है। तो उदय बीच में ही विजय को टोकता है और उसे कहता है ये सब झूठी बातें हैं। तो विजय उनको समझाना चाहता है पर कोई विजय की बात पर विश्वास नहीं करता और तभी सभी लोग देखते हैं कि एक लड़की और एक नाग नाच रहे हैं। तभी किरण को ऐसा लगता है कि कहीं वो नाग उस लड़की को डस न ले, इसीलिए किरण जल्दबाजी में गोली चला देता है। गोली किसने चलाई? मैंने। क्यों? अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता। वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करूं?
पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती? जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले। अब क्या किया जाए? किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए, ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके। हाँ चलो। दर्द हो रहा है ना? दर्द मरने का नहीं, तुमसे बिछड़ने का हो रहा। हमने हजारों रातें इसी रात का इंतजार किया, हमारी सुहाग की रात। लेकिन जालिमों ने हमारी मिलन की रात को विरह की रात बना डाला। रात ये ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं। तुम्हारे प्यार की सौगंध, मैं एक एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का और अपने उजड़े हुए सुहाग का। यहाँ सभी लोग नाग को ढूंढ रहे थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ किरण सबसे कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आखिर गोली उसने चलाई है तो जो भी होगा उसके साथ होगा। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं आखिर वो भी तो उनका दोस्त है। तभी किरण सबसे कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो कल ही यहाँ से चले जाएंगे। और सभी को किरण अपने अपने कमरे में भेजता है और किरण अपने कमरे में चला आता है। तभी वहां पर वही लड़की चली आती है जिसे किरण ने देखा था। तो किरण उसे कहता है कि वो नाग के पास वापस चली जाए। तभी वो लड़की किरण को कहती है कि वो नागिन नहीं है, वो तो एक गांव की लड़की है। और किरण उसकी बातों में आ जाता है असल में वो तो नागिन थी जो किरण को मारने के लिए आती है। किरण आईने में उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वही नागिन है। तब तक नागिन किरण को मार के वहां से चली जाती है और दूसरे दिन सभी दोस्त किरण को उठाने के लिए चले जाते हैं। तो सभी देख लेते हैं कि किरण की मौत हो चुकी थी। यहाँ किरण की मौत से सभी दोस्त डरने लगते हैं। अब तो सबको यकीन था कि एक एक करके वो नागिन सबको मार देगी। और यही सपना आता है राजेश को। तभी राजेश सपने से डर जाता है। फिर राजेश की माँ एक सपेरे को बुलाती है और तभी उस सपेरे के बीन बजाने से बहुत सारे सांप वहां चले आते हैं। तभी राजेश की माँ उस सपेरे को पैसे देकर सांपों को उसके साथ लेके जाने को कहती है
और तभी वहां रीता चली आती है। वो राजेश को साथ लेके जाने की बात कहती है तो राजेश की माँ रीता को राजेश को साथ लेने की अनुमति देती है और राजेश रीता के साथ चला जाता है। या कुछ देर बाद वापस रीता चली आती है और राजेश के बारे में पूछती है तो राजेश की माँ उसे कहती है वो तो अभी राजेश के साथ ही गई थी तो वो वापस कैसे आ गई। तभी रीता कहती है वो तो 4 दिन से बाहर चली गई थी। तभी वहां राजेश के सारे दोस्त चले आते हैं और उन्हें सब कुछ पता लगता है कि राजेश के साथ रीता नहीं नागिन है और इसीलिए सभी लोग राजेश के होटल चले जाते हैं राजेश को बचाने के लिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नशा चढ़ रहा है ना, अब मालूम पड़ेगा। नागिन का नशा शराब और औरत के नशे से ज्यादा होता है। तुम्हारा जिस्म ठंडा हो रहा है मगर मेरे अंदर बदले की बत्ती जल रही है। तुमने हमारी जोड़ी तोड़ दी। मैंने तुम्हारी जोड़ी तोड़ दी। छोड़कर चला गया। भगवान क्या देख रही हो मेरी आंखों में? देख रही हूँ आज तुम्हारी आंखों में 2 चिंगारियां चमक रही हैं, 2 शोले भड़क रहे हैं। समझ लो आज बरसों की प्यास अपने ही करने से आग बन गई। मैं उस भंवरे की तरह हूं जो बरसों से एक ही गुलाब के चक्कर काट रहा है, लेकिन नहीं, आज नहीं। तो फिर कब? जिंदगी का क्या भरोसा? नहीं नहीं। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूरजो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान पर। मैं हूं निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है नागिन। धीरे धीरे विजय के सारे दोस्त मार दिए जा रहे थे और उसे मार रही थी नागिन। नागिन अपना बदला पूरा कर रही थी और ये उन्हीं की गलती से हो गया था। पर अब विजय करे तो क्या करे, आखिर वो अपने दोस्तों की जान किस तरह बचाए। इसीलिए वो तय कर लेता है कि वो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपने दोस्तों के नाम लिख देगा। आखिर उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वो एक वकील को अपने ऑफिस में बुलाता है और सारे कागजात तैयार करने को कहता है। उसके बाद विजय अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और सभी से कहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नागिन को मारना होगा, नहीं तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। तभी राज कहता है कि वो एक बाबा को जानता है जो उनकी मदद करेंगे। इसीलिए सभी लोग उस सपेरे के पास चले जाते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि उन्हें एक नागिन से बचना है। तभी बाबा उनसे पूछते हैं कि वो नागिन उनके पीछे क्यों लगी है। तभी सभी लोग बताते हैं कि गलती से उन्होंने नाग को गोली मार दी थी। तो बाबा उनसे कहते हैं फिर तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। सभी लोग मानते हैं कि गलतियों की वो उनकी मदद तो जरूर करेंगे पर वो नागिन को मारेंगे नहीं। उनके पास एक रास्ता है। वो सभी को एक एक तावीज देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो ये तावीज पहनेंगे तो नागिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी उनका दोस्त उदय कहता है कि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, वो तावीज नहीं पहनेगा। तभी बाबा दिखाते हैं कि किस तरह तावीज के पहनने से नागिन उनके पास नहीं आ रही थी। तो उदय को भी उनकी बात पर विश्वास हो जाता है और सभी लोग वहां से तावीज पहनकर चले जाते हैं। वो ये देख लेती है नागिन, इसीलिए नागिन उस बाबा के पास चली जाती है। कौन हो तुम? एक विधवा जिसके सुहाग को 6 इंसानों ने छीन लिया। तुमसे झगड़ा करने आई हूँ। मुझसे? तो तुम उनको उनकी रक्षा देते फिरते हो। समझा। और ये भी समझ लो, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। बदले की आग ने तुझे पागल बना दिया है। जन्म देने और जान लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले को है, न किसी इंसान को और न किसी नागिन को। तो फिर मेरे प्यार को खत्म करने का इख्तियार उनको किसने दिया? क्यों जान ले ली मेरे प्रेमी की? क्या बिगाड़ा था उसने उनका? मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ, तुम्हारा अपना जहर तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऊपर वाले की दी हुई इंसानी जिंदगी से खेलना पाप है, पाप। पाप और पुण्य का हिसाब तुम अपने पास रखो बाबा। तुमने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है तो मैंने भी सौगन खाई है, एक एक को खत्म कर दूंगी। सावधान, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तेरा फैसला भी बदल दूंगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हमेशा धर्म की होती है। अच्छा, अब तूने मेरे शागिर्द का रूप धारण कर लिया। रूप धारण कर लिया? ये तो आपका शागिर्द हुई। मनी डोले मेरा तन डोले, दिल का दिया कौन बजाए बांसुरिया। मन उतार, बड़ा मजा आ रहा है। सब बंद क्यों कर दिया आपने? अब गद है, वो नागिन कहाँ है? और तभी बाबा नागिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे
पर अचानक नागिन वहां से चली जाती है। यह जंगल में कुछ लोग को लेके जा रहे थे और उन्हें देख लेता है उदय, और वो उस लड़के को बचा कर लाता है और उसे अपने घर पर रखता है और उसे दूसरे दिन छोड़ने की बात कहता है। और तभी शराब पीते पीते शराब का रंग नीला हो जाता है और तभी अचानक वहां चला आता है विजय। और तब आज उस तावीज की वजह से और उसकी पत्नी की प्रार्थना की वजह से उसकी जान बची है। तब से उदय को अपनी पत्नी पर विश्वास होने लगा था और तभी अचानक उनको एक तार आता है कि उसके पत्नी के भाई की हालत खराब है तो उसे जाना है। तो उदय उसको पहचान लेता है कि वो नागिन है। तभी अचानक वहाँ उदय की पत्नी चली आती है और उसे बताती है कि किसी ने उसे झूठा तार भेजा था, उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी उदय कहता है कि ये सब नागिन की चाल है, पर फिर भी वो नागिन उस राह चलते इंसान को बताती है कि उदय ही उसका पति है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में उदय के गले से तावीज निकल जाता है और तभी अचानक उदय को डस लेती है नागिन और वहीं पर उदय की जान चली जाती है। ये सब विजय, सूरज और राज को पता चलता है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ नागिन अपना बदला लेके वापस चली जा रही थी और तभी बीन की आवाज से वो बाबा के पास चली आती है और तभी बाबा उसे पकड़ लेते हैं और एक पिटारे में बंद कर देते हैं और विजय, सूरज और राज को बताते हैं अपने गुरु पीर रतननाथ के आशीर्वाद और पीर फतेह शाह गाजी की दुआ से मैंने आप लोगों की मौत को गिरफ्तार करके पिटारे में बंद कर दिया है। बस आप लोग ये समझिए कि नागिन सदा के लिए कैद और आप लोग हमेशा के लिए आजाद। लेकिन बाबा, जब तक वो नागिन जिंदा है, हमारी आजादी उस कैदी की तरह है जिसे मौत की सजा तो मिल चुकी हो, सिर्फ फांसी ना हुई हो। बाबा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो क्या? हमारे पास वो नागिन बेच दो। तुम नागिन खरीद के क्या करोगे बाबू? हम उसे मार डालेंगे। और तुम चाहते हो कि इस काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं? क्यों नहीं, हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। एक मामूली नागिन की कीमत क्या हो सकती है? हम आपको 10,000 रुपए देंगे। मुझे मालूम नहीं था तुम लोगों की जान इतनी सस्ती है। अच्छा बाबा, 50,000 ले लो। 50,000 तो क्या 50 लाख भी नहीं। हम फकीर लोग नागों की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका धंधा नहीं करते। ऊपर 7वें आसमान पर बैठा आकाश, धरती और पाताल का कारखाना चलाता है। उसे सब जीवों को जीने का एक जैसा हक दिया है, एक जैसा इख्तियार दिया है। लेकिन बाबा, वो नागिन हमारे 3 दोस्तों की जान ले चुकी है। पहला हमला तुम लोगों ने किया था। लेकिन ये तो सोचो बाबा, एक नागिन की कीमत 3 इंसानी जाने। जानवरों के पास इंसान जैसा दिमाग नहीं होता, सिर्फ दिल होता है, और दिल का हिसाब पनिये का बही खाता नहीं होता। उसके लिए 1 जमा 2 3 नहीं होते। हमला चाहे एक ने किया हो, पर उसके लिए तुम सब के सब खूनी हो। तुम सब। यहाँ बाबा के चले जाने के बाद नागिन बहुत ही होशियारी से वहां से बाहर निकल जाती है और उस पिटारे में दूसरी नागिन होती है। तभी सभी दोस्त तय कर लेते हैं कि बाबा के शिष्य को जाकर मिलेंगे और उससे ज़्यादा पैसे देकर वो नागिन को खरीद लेंगे और उसे मार देंगे। इसीलिए सभी लोग बाबा के गैर मौजूदगी में उनके शिष्य को मिलने चले जाते हैं और उसे ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि उस पिटारे में
वो नागिन नहीं है। यहाँ सभी लोग खुश थे कि अब उन्होंने उस नागिन को खरीद लिया है और सभी लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। तभी सूरज को सपना आता है कि नागिन उसे मार रही है और वो अचानक जाग जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज की बहन उसके घर चली आती है और वो बताती है कि वो अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी। तो सूरज उसे समझा के वापस भेजता है और उसके पति को फोन करता है कि जैसे ही उसकी पत्नी उसके घर चली आए तो उसे बता दे। और थोड़ी देर बाद उसके बहन के पति का फोन आता है कि उसकी बहन उसके घर वापस चली आ गई है। को उठा कर लेके जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे अपनी बच्ची को बचाना है तो वो तावीज़ उतार दे। सूरज अपनी तावीज़ उतार देता है। आखिर वो अपनी बच्ची को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी तावीज़ उतार देता है और तभी नागिन उसे डस लेती है और सूरज की मौत हो जाती है। वहाँ सूरज के दोस्त चले आते हैं, राज और विजय और सूरज की बहन। आखिर नागिन ने अपना काम कर दिया था। अभी विजय तय कर लेता है कि वो नागिन को मार देगा, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है नागिन को मारने के लिए। और तभी उसके पीछे पीछे चला जाता है राज। राज को ऐसे लगने लगा था कि विजय ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली है, इसीलिए वो विजय से मिलने चला जाता है। ये क्या? पहले तो नागिन को गोली का निशाना बना रहा था, लेकिन अब अच्छा हुआ कि नाग खुद सामने आ गया। राज, नागिन दुश्मन को मारने के लिए कभी कभी इंसान का रूप धारण कर लेती है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान की शक्ल में नाग आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्तों की जान से तुम्हें उनकी दौलत ज्यादा प्यारी है। मुझे तो अब मालूम हुआ कि तुम्हारा असली खेल क्या है। कौन सा खेल? जो तुम शुरू से खेलते आ रहे हो। उस वकील के साथ मिलकर उन सब के शेयर अपने नाम लिखवाते जाओ। राज, होश में आ। सच क्या है और झूठ क्या है, ये आज मैं तुम्हें बता ही दूं। चल मेरे साथ, चल। ये लो और पढ़ो इसे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मुझे उस नागिन के जहर से मरना मंजूर है, लेकिन अपने दोस्त की गद्दारी का सबूत पढ़ना मंजूर नहीं। नहीं राज, नहीं, तुम्हें पढ़ना ही होगा। चलो और पढ़ो। ये क्या किया? तुमने अपना हिस्सा भी दूसरों के नाम कर दिया, जिसमें मुझ जैसा कमीना भी शामिल है। राज, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दोस्तों की दौलत नहीं, उनकी मौत अपने नाम लिखवा लेता। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मेरा हाथ। मैं चला। कहाँ? उस नागिन के पास। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान।
रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। To debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debating. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many problems. You organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the statement. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Raho. वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। मैं हूं निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है नागिन। वैसे धीरे धीरे विजय के सारे दोस्त नागिन का शिकार बन रहे थे, पर इस बार राज तय करता है कि वो नागिन को मार देगा और वो अपने घर चला आता है। उसके दिमाग पर नागिन की बातें थी। उसे लग रहा था कि हर जगह नागिन है। तभी उससे मिलने आती है राजकुमारी जो लंदन में पढ़ रही थी। राज और राजकुमारी दोनों के माता पिता ने राज को मिलने के लिए कहा था। राज के साथ शादी करने के लिए उन्होंने राजकुमारी को राज से मिलने को कहा था। इसीलिए राजकुमारी राज से मिलने चली आई थी, पर राज के दिमाग पर नागिन का डर बैठ गया था। इसीलिए जैसे ही राजकुमारी राज को मिलने आती है तो उसे लगता है कि वो एक नागिन है। इसीलिए राज उसे गोली मारने वाला था। तभी अचानक वहां आता है विजय और उसे कहता है कि ये नागिन नहीं है, ये तो एक लड़की है। तभी राजकुमारी कहती है कि ये नागिन कौन है। तभी विजय सब कुछ बता देता है और राज बता देता है कि राजकुमारी के साथ वो शादी करने वाला है और विजय उन दोनों को बधाई देकर वहां से चला आता है। राजकुमारी राज के साथ शादी करने के लिए तैयार होती है तो राज कहता है कि वो आज ही शादी करेगा और अचानक तभी नागिन राजकुमारी का रूप धारण कर लेती है, पर इस बार राज उसे पहचान नहीं पाता। फिर राजकुमारी कहती है कि अगर उन्हें अभी शादी करनी है तो उसे ये तावीज़ निकाल कर रखना होगा ताकि वो फेरे ले। और तावीज़ निकाल कर रखता है और तभी बातों बातों में ही नागिन राज को भी डस लेती है और राज की मौत हो जाती है। फिर एक बार नागिन अपना बदला ले चुकी होती है। अब तो विजय परेशान हो गया था। आखिर एक एक करके उसके सारे दोस्त नागिन के हाथों मार दिए गए थे। अब विजय को लगने लगा था कि अब उसकी भी मौत हो जाएगी। इसीलिए विजय परेशान था क्योंकि उसके दोस्त सूरज की बेटी उसके पास थी। आखिर उसके दोस्त ने उससे वादा लिया था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। विजय परेशान था कि आखिर
उसके बाद अन्नू का क्या होगा। और तभी वहां चली आती है सुनीता। सूरज के बाद अन्नू उसकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। और परेशान हूं सिर्फ इस बात से कि मेरे बाद उस नन्ही जान का क्या होगा। अन्नू तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे विजय। लेकिन सुनीता, मेरे लिए ब्याह की बात करना सिर्फ ऐसे ही है जैसे मौत की बाढ़ में इंसान जिंदगी का बीज बोने की कोशिश करे। उस नागिन के साए में कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन एक चीज जिंदा रह सकती है, प्यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विजय। सुनीता, मैं इसी प्यार की खातिर चाहता हूँ कि तुम्हारी मांग में सिंदूर की बजाय चिता की चिंगारियां न भरी जाएं। तुम दुल्हन जरूर बनो, लेकिन उस आदमी की नहीं जिसकी जिंदगी पर पहले से ही काल के देवता ने अपनी काली मोहर लगा दी हो। विजय, मेरा प्यार तुम्हें काल के मुंह से भी निकल आएगा। तुम में सावित्री जैसी शक्ति हो सकती है सुनीता, लेकिन मेरे भाग्य में सत्यवान जैसा दूसरा जन्म कहां। मैं कैसे तुम्हें सुहागन बनने से पहले विधवा बनाने के लिए तैयार हो जाऊं? तो मेरा फैसला भी सुन लो विजय। मुझे तुम्हारी विधवा बनना मंजूर है, दूसरे की सुहागन बनना मंजूर नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारा फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं, किसी हाल में नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मेरा विश्वास है एक सुहागन की मांग में भरा हुआ सिंदूर किसी भी नागिन के जहर से टक्कर ले सकता है। सुनीता, तुम्हारा विश्वास इतना अटल है, इतना महान है कि मैं उसके सामने हार गया। सुनीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, जरूर करूंगा। सुनीता, सुनीता की बातों से विजय तय करता है कि वो सुनीता से शादी कर लेगा। सुनीता सूरज की बहन मीना को बताती है कि वो विजय के साथ शादी करने वाली है। तभी अचानक दरवाजे पर एक लड़की आती है, तो सुनीता उसे पूछती है कि वो कौन है। तो वो लड़की कहती है कि वो उसकी दोस्ती समझो। तो सुनीता उसे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है। तभी वो कहती है कि वो भी विजय के साथ शादी करना चाहती है। और तभी सुनीता और उस लड़की के बीच में लड़ाई होती है। असल में वो लड़की नहीं, नागिन थी। वो सुनीता को मारने आई थी, पर सुनीता को मार नहीं पाती और वहां से वो चली जाती है। तभी मीना विजय को फोन करती है और उसे बताती है कि कोई लड़की आई थी और अचानक नागिन हो गई है और वो सुनीता को बेहोश करके चली गई। तभी वहां विजय आ जाता है और तभी सुनीता ठीक हो जाती है और विजय और सुनीता वहां से निकल जाते हैं। पर इस बार विजय के साथ सुनीता नहीं थी, बल्कि सुनीता का रूप ले लिया था उस नागिन ने। तभी सुनीता कहती है कि अब तो नागिन का उसे डर नहीं है, अब तो वो उसके साथ है, उसका साथ देगी। आखिर वो नागिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए वो ये तावीज निकाल ले। तो विजय भी उस नागिन के बातों में आ जाता है और वो तावीज निकाल देता है और वही तावीज लेकर वो उसी बाबा के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि उसे अब इस तावीज की ज़रूरत नहीं है। आखिर उसके साथ उसका प्यार है, इसीलिए वो ये तावीज नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो तावीज देकर वहां से चला जाता है और तभी वहां आ जाती है नागिन। तुम मर के कैसे जिंदा हो गई? मुझे मारना इतना आसान नहीं है बाबा। नागिन के दिल में बदले की जो ज्वाला दहकती है वो तावीजों में बंधे हुए मंत्रों से कम शक्तिवान नहीं होती। 5 को तो मार चुकी हूँ, अब उसकी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, जीत मेरी होगी। ये सारा खेल मैंने खुद रचाया, इसलिए कि वो तुम्हें तुम्हारा ओम लौटा दे। अब मेरा रास्ता साफ। उसके गले में रक्षा न सही,
लेकिन मेरे पास शक्ति है तुम्हें बांधने की। बहुत खेल खेल चुकी इंसानों की जिंदगी के साथ, अभी खेल खत्म हो गया। अब तुम मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकती। हे नाग देवता, मेरी भक्ति और मेरी पूजा की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। नेकी और बदी के बीच जंग है। नागिन अपने गंदे इरादे में कामयाब नहीं होनी चाहिए मेरे देवता। ओम नमः शिवाय। विजय बाबा के पास से वापस चला आता है और सुनीता को फोन करता है कि उसने बाबा को वो तावीज़ दे दी है, अभी उसे उस तावीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और नागिन मर चुकी है, ऐसा विजय को लगता है। तभी सुनीता विजय से मिलने चली आती है और उसे कहती है कि नागिन जिंदा है। तो विजय पूछता है कि नागिन कहाँ है, तो सुनीता बताती है कि नागिन उसका पीछा कर रही है और तभी नागिन वहाँ चली आती है। अब तो नागिन अपना बदला लेने वाली थी विजय से और इसीलिए वो बच्ची का पीछा करती है। तभी विजय, सुनीता नागिन के पीछे चले जाते हैं। आखिर बच्ची को कुछ ना हो जाए इसीलिए विजय बच्ची के पास चला आता है। तभी नागिन विजय को डसने की कोशिश करती है। तभी अचानक आग लग जाती है और सुनीता फोन करती है फायर ब्रिगेड को। नागिन बार बार विजय को डसने की कोशिश करती है, फिर भी विजय उसे मारने की कोशिश कर रहा था। नागिन और विजय के बीच जंग छिड़ गई थी। नागिन कोशिश कर रही थी कि विजय को मार दे, पर फिर भी आखिर सच्चाई की जीत होती है और विजय नागिन को जलाने में कामयाब होता है और आखिरी बार वो नागिन से कहता है कि वो अपने इंसानी रूप में आ जाए ताकि सबको पता चल जाए कि सच्चाई की जीत होती है। और नागिन अपने इंसानी रूप में आती है। तुमने अपने दिल की एक चिंगारी बुझाने के लिए कितने घरों को जला डाला। तुम इस तरह मर गई तो बात अधूरी रह जाएगी। लोग कहेंगे एक सांप कहीं से गिरा और मर गया। मैं चाहता हूं तुम अपने इंसानी रूप में आओ और दुनिया वालों को यह बताओ कि जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी तुम क्या महसूस कर रही हो। इस वक्त मैं ये महसूस कर रही हूँ, दुनिया में सबसे बुरी आग बदले की आग होती है, चाहे वो किसी इंसान में हो या जानवर में। सबसे मीठा संगीत प्यार का संगीत है। वो देखो, मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। वो देखो, मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। और फिर नागिन की मौत हो जाती है
और बच जाते विजय और सुनीता। बस यही पर पूरी होती है आज की ये फिल्म नागिन। आपको हमारी आज की ये फिल्म और आज की बायोस्कोप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए ईमेल के माध्यम से। हमें अपने विचार प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। वैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम जानकारी मिलेगी हमारे शोज़ की, हमारे आरजेस के, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स की। तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। आप हमें स्काइप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। ऐसे हमारे रेडियो उड़ान के सारे प्रोग्राम सुनिए और एंजॉय कीजिए और कहीं मत जाइए। इस प्रोग्राम के बाद आप तुरंत प्रोग्राम सुन पाएंगे अंताक्षरी, जिसे लेकर आ रही है हमारे डायरेक्टर साहिबा और हमारी आरजे मिनल। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी प्रोग्राम में बायोस्कोप में। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार रात 8 बजे। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार। ये जी चाहता है मेरे सनम कि तू की जगह एक हो जाए हम। तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, लो अब आ गई फैसले की घड़ी। होता नहीं अब तो मुझसे सबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।